चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मौलाना मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश को एक मरतबा फिर नाकाम बना दिया है। सलामती काउंसिल में अमरीका, फ्रांस और बरतानिया की जानिब से मौलाना मसूद अजहर को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए करारदाद 27 फरवरी को पेश की गई थी, लेकिन चीन ने उसको नाकाम बना दिया। करारदाद को नाकाम बनाने के बाद ब्रीफिंग में चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह कहा कि चीन की हुकूमत सिक्योरिटी काउंसिल में अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करती रहेगी। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि चीन एक जिम्मेदार रवैया अपनाएगा और गुफ्तगू में बदस्तूर शरीक रहेगा। साथ ही साथ चीन ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मामलात निपटाएं। खुद वजीर आजम इमरान खान भारत को मुज़ाकरात की मुतादिद बार पेशकश कर चुके हैं, लेकिन भारत की जानिब से उसका कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। अब सवाल यह पैदा होता है कि आलमी बिरादरी के दबाव में भारत जंग के बजाय अमन की राह अपनाएगा। इस हवाले से हमारा सवाल कुछ इस तरह से होगा। मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की करारदाद चीन के तकनीकी एतराज़ात पर मौखिर। पाक इंडिया बातचीत के जरिए मामला निपटाएं, चीन का मुतालबा। वजीर आजम पाकिस्तान पहले भी भारत से बातचीत का कह चुके हैं, क्या भारत आमादा होगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, ये कोई पहली बार नहीं है चीन की तरफ से एतराज़ लगाया गया है इस मामले पर। आपके ख्याल में हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप इसके ऊपर गुफ्तगू करें, चाइना की तरफ से बार बार इसके ऊपर एतराज़ क्यों उठाया जाता है? इसके पीछे क्या वजह होती है और पाकिस्तान के लिए ये को किस तरह से देखना चाहिए इस चीज़ को? अब सर दो तीन वजूहात हैं चाइना की जो ये ब्लॉक को करते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि सबूत और चाहिए उनको डिसीजन लेने से पहले, और दूसरा वो कहते हैं जो उनका मेरा ख्याल है अहम मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तान और भारत को बातचीत के ज़रिए ये जो इशू है इसको रिज़ॉल्व करना चाहिए, और चाइना जो है वो एक पोजीशन नहीं ले सकता जब तक ये दो ममालिक आपस में किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। लेकिन एक मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहती हूँ, ये जो 1267 जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है और ये जो इंडिविजुअल सैंक्शंस होती हैं लोगों पे, उनको दहशतगर्द जो करार कर दे दिया जाता है, मेरा ख्याल है ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक रिजीम है सिक्योरिटी काउंसिल की, और हमने देखा इसका बहुत सा अब जो इस्तेमाल है वो 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा होने लग गया था। अब थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर भी ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अब आप खुद सोचिए, हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फेयर ट्रायल की बात करते हैं, लोगों को फेयर हियरिंग देने की बात करते हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालने से पहले हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल किसी को दहशतगर्द करार दे देती है तो वो उनके जो अकाउंट्स है वो फ्रीज हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कुछ केसेस में ले ली जाती है, जब्त हो जाती है, और उन पे ट्रैवल बैन लग जाता है। इस पूरे प्रोसेस में वो जो शख्स है जिस पे ये सैंक्शंस लगती हैं, उनकी कोई राइट टू हियरिंग नहीं होती, फेयर ट्रायल तो दूर की बात है। अब आप खुद सोचिए, उनके पास रिव्यू का भी ऑप्शन नहीं होता। कुछ केसेस में ऐसे है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे के पास ये केसेस गए हैं इन सैंक्शंस के ऊपर, लेकिन पाकिस्तानी अगर एक सिटीजन है उनके पास तो मेरा ख्याल है कोई जुडिशली कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो इन सैंक्शंस को रिव्यू कर सकें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है पूरी रिजीम, और 9/11 के बाद जो हमने इंटरनेशनल नॉर्म्स को आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होते देखा है, इंसानी हुकूक को आहिस्ता-आहिस्ता हमने ख़त्म होते देखा है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स आप ले लें, फौजी अदालतें ले लें, इमरजेंसी प्रोविजंस और ये टारगेटेड सैंक्शंस, ये एक ओवरऑल मेरा ख्याल एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, और शायद पाकिस्तान की ये वजह नहीं है इन इस जो रेज़ोल्यूशन है इसको ब्लॉक करने के लिए, या इस जो उनका नाम मसूद अज़हर का इस लिस्ट में डालने के लिए, शायद ये रीज़न ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और ये पाकिस्तान को उठाना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पे। लेकिन डोमेस्टिकली बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान, चाहे भारत एग्री करता है या नहीं करता डायलॉग के ऊपर, आई थिंक इतना एविडेंस है कि मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और बहुत जरूरी है कि हम वो डोमेस्टिकली लें, फेयर ट्रायल के तकाजे सामने रखते हुए। ये बहुत अहम है। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहें पे डालना टेररिज्म की, इस पे ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स है और पाकिस्तान को ये उठाने चाहिए। जी, इंसानी हुकूक के उसके ऊपर कंसर्न्स आप समझती हैं बनते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की वजह से ही प्योरली ये एतराज़ चाइना की तरफ से उठाया जा रहा है, और दूसरा ये कि इसमें कोई अब एक नाकामी भारत की समझा जा रहा है आलमी फोरम पर, तो अब आएगा बातचीत की तरफ भारत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान की वजह से चाइना कर रहा है। चाइना के अपने इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, और चाइना बुनियादी तौर पे कह क्या रहा है? चाइना बुनियादी तौर पे कह ये रहा है कि इंडिविजुअल मैटर्स नहीं करते, जो इशू है वो मैटर करते हैं। तो आप इशू को सॉर्ट आउट करें,
तो ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी अहम बात बिल्कुल जो रीमा ने की कि देखिए जो चाइना कह रहा है या चाइना एब्जॉर्व नहीं कर रहा मौलाना मसूद अजहर को, चाइना टेक्निकल ग्राउंड्स पे चीज़ों को अपोज कर रहा है। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसे बुनियादी तौर पे तो बहुत पहले इस चीज़ पर सोचना चाहिए था कि जिसकी वजह से ये सारा इशू खड़ा हुआ, यानी टेररिज्म और वॉर अगेंस्ट टेरर जो थी, उससे पहले जो इराक वाला मसला था और इतना बड़ा ब्लेटेंट झूठ बोला गया दुनिया से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से, तो आज तक यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कभी अमेरिका से नहीं इस पर वो किया कि ये जो झूठ था इस पे क्यों ना आपको कंडेम किया जाए, उस पे या सिंश्योर किया जाए। तो उसमें देखें तो यूएन से पोस्ट 9/11 जो भी कवानीन बने उसके नतीजे में हमने देखा क्या दुनिया में, हमने अबू गरैब देखी, हमने गुआंटानामो बे देखी, हमने 80% लोग जो इन प्रिजन्स में रहे वो इनोसेंट थे, अल्टीमेटली पता चला कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उनको पकड़ लिया गया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि आपका एस्पेक्ट ये है, आपने ये करना है कि रियासत, अगर जिहाद रियासत की जिम्मेदारी होती है तो फिर गैर रियासती तंजीमों की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन रियासत फैसला करती है उस दिन वो चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप गैर रियासती अनासर को असला भी देंगे, उनको इजाज़त भी देंगे और उनको जो हर तरह की एक्टिविटीज़ की भी इजाज़त देंगे, तो फिर यही होता है कि एक दिन आके रियासत जो है वो गैर रियासती अनासर को कंट्रोल नहीं कर पाती। और आज आपको इसी चैलेंज का सामना है कि जो गैर रियासती तंजीमें हैं वो रियासत से टकरा भी जाती हैं और रियासत से ज़्यादा ताकतवर भी नज़र आती हैं। तो आप उन पर पाबंदी लगाएं या नहीं लगाएं, उनकी एक्टिविटीज़ फिर भी नज़र आती हैं। तो मेरा ख्याल है रियासती सतह पे आपको ये ज़रूर फैसला करना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें देखना यह है कि पाकिस्तान के हवाले से तो भारत ने एक रवैया अख्तियार किया, एक स्टैंड लिया, लेकिन क्या चाइना ने आज जब भारत के लिए ये ब्लॉक किया है तो क्या चाइना से भारत अपनी ट्रेड रिलेशनशिप खत्म करेगा? कभी भी नहीं करेगा। क्या चाइना के साथ उस तरह की बातचीत खत्म होगी? कभी भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है चाइना ने बिल्कुल एक टेक्निकल और एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि इशू को सॉर्ट आउट करें। टेक्निकल स्टैंड लिया आपके ख्याल में? ठीक, हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये जो स्टैंड लिया है चाइना ने, इससे क्या भारत और चाइना के ताल्लुकात पे कोई फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? और पाकिस्तान क्योंकि अब मुल्क के अंदर कार्रवाइयां शुरू कर चुका है, तो आपके ख्याल में ये इस फोरम पर आएंगे, किसी बातचीत करने के फोरम पर इंडिया पाकिस्तान के साथ? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं है। पहली बात तो यह है कि चाइना का कोई भी स्टैंड हो, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर कट है कि हमारे यहाँ जो मसूद अजहर साहब हैं या हाफिज सईद साहब हैं, इनके ऊपर खामखा हम उनको जद्दोकोब करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी वजह के। और एक रेटरिक हमारे अंदर चला हुआ है और बड़ा पॉपुलर मैंने बनाया हुआ है एक ख़ास किस्म की जहनीत के लोगों ने कि जी ये कालेदम तंजीमों का वो दुनिया के अंदर जो उसको जैसे पेश किया जाता है हम उसी की तरह तोते की तरह वो बोलना शुरू कर देते हैं। और अपने इदारे अगर वो उसके बारे में कोई बात करते हैं हम उनको अंडरमाइन करना शुरू कर देते हैं। जी हमारी अदालतें जो है वो सरफ नज़र कर रही हैं, हमारे जो नैब के जो नेशनल एक्शन प्लान है वो सफ़र कर रहा है। इस बारे में दोनों जो अलग रखें। अब आ जाए चाइना पे। देखें चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई हुई है। 2016 में जब गोवा में ब्रिक्स का समिट हुआ, चाइना से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट जो है उसमें चाइना और इंडिया आपस में मुंसलिक हैं। एक G20 में इकट्ठे बैठे हैं, एक ईस्ट एशिया पैसिफिक में बैठे हैं, एक ब्रिक्स में बैठे हैं। ब्रिक्स में गोवा में क्या इंडिया ये टेररिज्म के ऊपर बात करना चाहता था और मसूद अजहर में बात करना चाहता था। चाइना ने पहले ऐलान कर दिया था ब्रिक्स समिट 8th ब्रिक्स समिट के ऊपर कि आप ये चीज़ नहीं लाएंगे। ब्रिक्स डिक्लेरेशन था 110 पॉइंट पे था, कोई 30-35 पेजेस पे मुंसलिक था वो ब्रिक्स समिट, उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं था। जब पिछले साल शंघाई में 9th ब्रिक्स समिट हुआ तो चाइना ने पहले खुद मैंने अब देखें कि बयान दिया कि कोई कॉन्टेंशियल इशू इंडिया नहीं लाएगा। क्या हुआ कि ब्रिक्स समिट जो पिछले साल इन्हीं दिनों में हुआ उसके अंदर उन्होंने वही बात की जो इंडिया कहना चाहता था। और वो बात ये की कि पाकिस्तान जो है वो कालेदम तंजीमें और फिर वही जैश मोहम्मद और अपना होम क्लीनिंग,
फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वजीर खारजा थे, उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा जी हमें अपना घर साफ करना चाहिए, और वो उसकी उसमें मिलाई। मुझे गर्ज यह है कि वो चाइना में क्या चीज़ आई है कि उसके अंदर पैराडाइम शिफ्ट है। और तीसरी बात यह है कि मसूद अजहर के बारे में चाइना ने वीटो किया हुआ है। आज चाइना ने वीटो नहीं किया, जैसे रीमा ने बताया, उन्होंने कहा जी हम इसके लिए मजीद हमें डिस्कशन करनी है, हमें और सबूत चाहिए, यानी कि चाइना इन्वॉल्व हो रहा है। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन जो है इस वक्त तारीख में पिछले 70-72 साल में इतने कमाल के रिलेशन नहीं थे। 100 बिलियन से ज्यादा उनकी ट्रेड हो गई है, वो नई चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब वो असले की डीलें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की वजूहत ये है, पाकिस्तान के अंदर भी हमें तलाश करनी होगी कि चाइना का आज वो स्टैंड क्यों नहीं है जो 2016 में था या 2017 में था, जब चाइना जो है एक हमारे पास जिसको कहना चाहिए कि रेन चेक था, हम जब भी आते थे यूज कर लेते थे, या चाइना अपने तौर पे जैसे बदर साहब ने कहा वो ये बात समझता था कि ये बात हमारे हक में है और उसको सही जाती है। चुनाचे एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है चाइना के अंदर आज के भी, हालांकि थोड़ी सी हमें सपोर्ट जरूर मिली है, लेकिन आज के अंदर भी चाइना ने जो कुछ कहा है उसने मेरे लिए जो है लम्हा फिक्रिया पैदा किया है कि हमें वो चाइना से वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो हमारे पास गारंटीड होती थी। यही बात आपकी हमारी बात कर रहे हैं, बाबर साहब की तरफ लेके जाएंगे। बाबर साहब ठीक है बाबर साहब, जिस तरह कह रहे हैं न्याय साहब कि 2016-17 से मुख्तलिफ है इस बार चाइना का वीटो नहीं किया उन्होंने बाकायदा तौर पर, तो आप इस बात से एग्री करते हैं और सवाल के जवाब में क्या समझते हैं आप? देखिए, पिछली दफा भी वीटो नहीं किया था, यही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाई थी, और अगर टेक्निकल ऑब्जेक्शन लग जाए तो वो फिर रेजोल्यूशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता जो प्रोसेस इस कमेटी का है। सो किया तो इन्होंने वही है, लेकिन मैं एग्री करता हूँ न्याजी साहब से। देखिए, कोई प्रिंसिपल्ड पोजीशन नहीं है चाइना की मसूद अजहर के ऊपर। वो एक फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है और एक दोस्ती है, एक रिलेशनशिप है जो इकोनॉमिक भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, मिलिट्री भी है चाइना के साथ। इसी वजह से अमेरिका और यूरोपियन मुल्क जो हैं वो इसे प्रपोज कर रहे हैं इंडिया के बेसिस पे, क्योंकि उनके इंडिया के साथ मरासिम है उस तरह के, और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। इंडिया उन मुल्कों को पुश करता है, वो कहते हैं जी इसे लिस्ट के ऊपर डाल दें, हम चाइना से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से कितने फेवर्स मांगते हैं? आप चौथी पांचवी दफा जाते हैं तो अगला बंदा आपको, जितना भी दोस्त हो, वो कहता है भाई कुछ खुद तो ख्याल कर लो, कुछ तो कर लो इस काम के बारे में, अब ये बार बार चीज हो रही है तो आप कितनी दफा। सो हम एक बड़ा यूजफुल हमारे पास कार्ड है, लेकिन उस कार्ड को हम किस लिए एक लायबिलिटी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार? ये वो बुनियादी सवाल है जो हमें पूछना है। क्या इंडिया नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा इंडिया नेगोशिएशन टेबल पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देख तो लीजिए कि 2006 से क्या हो रहा है। मुशर्रफ साहब का वो 4 पॉइंट फॉर्मूला जो था, वहां से बात खत्म हुई, और उसके बाद से हमने पहले कॉम्पोजिट, हम क्या कह रहे थे, हम इंडिया को ये कह रहे थे, पहले हम कहते थे जी कश्मीर पे बात होगी, वो कहते थे टेररिज्म पे बात होगी, अच्छा बात नहीं होती थी। फिर हमने कहा जी कॉम्पोजिट डायलॉग करते हैं, तमाम इश्यूज पे बात होगी, पहले हम इजी वाले इश्यूज कर लेंगे, सर क्रीक और सियाचिन और इस तरह के इश्यूज, और आखिर में जाके हम फिर कश्मीर को देखेंगे, टेररिज्म को देखेंगे। ये हमारी पोजीशन थी। उसके बाद कॉम्पोजिट डायलॉग के इश्यूज भी बढ़ गए। अब इंडिया ने ये कहना शुरू किया बात टेररिज्म से स्टार्ट होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि जी कर लें बात टेररिज्म से स्टार्ट, इंडिया कह रहा है हम नहीं करेंगे। और जो पिछली इन्होंने कार्रवाई की है मोदी साहब ने, और पिछले 2-3 महीनों में, अब हमें पोल्स भी ये बात बता रहे हैं कि पॉपुलैरिटी में बेहतरी आई है बीजेपी की और मोदी की इस इलेक्शन में जाते हुए। तो क्या इंसेंटिव है इंडिया को कि वो ये काम करे? घेरा हमारे लिए टाइट हो रहा है, जिस तरह नाजी साहब ने भी जिसका आंदिया दिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पेशेंस लूज कर रही है। सो बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने घर की सफाई करें, ताकि एक जो वल्नरेबिलिटी हमारे लिए बनी है ये खत्म हो, और ये जो हम एहसान लेते हैं चाइना का इस तरह के इश्यूज के ऊपर, वो हम लेना बंद करें और इकोनॉमिक और बाकी इश्यूज के ऊपर लें जिसका सारे मुल्क को और हमारी पॉपुलेशन को फायदा हो। आप समझते हैं कि कब तक एक दोस्त मुल्क से इस मामले पर फेवर लिया जाता रहेगा? इस बारे में कुछ होना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, रियासती सतह पर आपके ख्याल में कुछ ज्यादा इकदाम करने होंगे पाकिस्तान को, या फिर अब अगली बार चाइना इस आलमी फोरम पे पाकिस्तान का साथ दे उसका इंतजार किया जाए?
देखिए, पहली बात तो है कि ये बरतानिया फ्रांस के साथ इस करारदाद पेश करने में अमेरिका भी शामिल था। वो अमेरिका जो हमें कह रहा है कि आपने 18 साल में जो उतनी हमारी किसी ने मदद नहीं की जितनी गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से हमारी मदद की। जो कह रहा है कि आप जो पहले कहा करता था कि पाकिस्तान से दहशतगर्द बाहर आते हैं, अब कहते हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, जिसका ये मौक़िफ़ है। चीन ने टेक्निकल बुनियादों पर किरारदाद रुकवाई कि मसूद अजहर को दहशतगर्दों की फहरिस्त में अभी शामिल करने के लिए हमें वक्त चाहिए, और ये चौथी मरतबा है किरारदाद रुकवाई है उन्होंने। अब ये हमारी मदद है या भारत में बैठे दलाई लामा की उनका दुख है, मगर चीन का बहरहाल शुक्रिया। और उनका ये कहना भी बड़ा अच्छा है कि आप पाक भारत बातचीत के ज़रिए मामलात हल करें और आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर भी तवज्जो दे। अब हमें इस करारदाद रुकवाने से 6 से 9 माह मजीद मिल गए हैं। 6 माह के लिए वो होती है, 3 माह और इजाफी भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय इलेक्शन हो रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी हो सकता है हो जाए, मगर इस वक्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, क्योंकि मोदी का पूरा नैरेटिव जो बेल्ट है उस तबाह हो जाएगा अगर वो मुज़ाकरात करेगा। वो घुस घुस कर मारना, चुन चुन कर मारना, और इसे तो इंतहा पसंद भी वोट नहीं देंगे। लिहाजा 3 माह इंतखाबात के हैं, बाद में मोदी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, मखलूक हुकूमत बनेगी, मरकज़ और रियासतों में हुकूमत बनने का टाइम होगा, इसमें 6 माह से 9 माह लग जाएंगे। लिहाजा ये 9 महीने और या साल जो हमारे पास है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें इनमें वो कुछ करना चाहिए जो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं कर सके अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी अगली नस्लों के लिए। वो बिल्कुल ठीक है, कब तक हम दोस्तों को आजमाइशों में डालते रहेंगे? हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए, और ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मरतबा अल्लाह ने हमें यकीनी जंग से बचाया है, और अब हम दोबारा किसी ऐसे चक्कर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। इरशाद साहब कह रहे हैं कि भारतीय इंतखाबात से पहले तो भारत नहीं आने वाला मुज़ाकरात की मेज़ पर, उसके बाद भी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये पाकिस्तान के पास वक्त ज़रूर है कि इसमें कुछ खातिर खा इक़दामात किए जाएं।